हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और रोज अपने एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद करता हूं आपसे। देखिए, मार्च से स्टार्ट किया था हमने और अभी अगस्त में आ गए हैं। तो इतना टाइम हमने जब स्टार्टिंग किया तो थोड़ी प्रॉब्लम लगी थी, अजीब सी लग रही थी इस तरह से क्लासेस। पता नहीं था किसी को कि ऐसा कुछ क्लासेस हमें अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन अब हैबिचुअल हो गए हैं आप, ठीक है, और अच्छा भी कर पा रहे हैं आप। तो देखिए, ये जितनी आपने मेहनत की है ना, इसको ऐसे मत सोचना कि कुछ बेकार जाने वाला है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी आउटपुट निकल के आएगी आपकी। तो बस आपको करना यही है कि इतना टाइम हमें निकाल दिया है इसके ऊपर, तो जितना भी टाइम हमारा और बचा है इसी तरह से क्लासेस का। अब देखिए, हमने लगभग, मैं बार बार आपको यूनिट के साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो एटम्स एंड न्यूक्लियर यूनिट हमारी जो चल रही है, इसके बाद 2 यूनिट हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और एक ऑप्टिक्स, जैसा कि हम लास्ट में करेंगे, वो बच रही है। और बाकी सब हमने इसी तरह से पढ़ी यूनिट, ठीक है। कुछ 19-20 है कमियां, वो पूरी कर लेंगे जब हम रिवीजन करेंगे तो, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो। बट आपने बहुत अच्छा किया है, मैं कह रहा हूं, तो ऐसे ही कंटिन्यू रखो अभी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, आज हमारा न्यूक्लियर का बच्चों लेक्चर नंबर 4 होगा। एटम्स एंड न्यूक्लियर से सेकंड पार्ट हमारा न्यूक्लियर जो चल रहा है, और न्यूक्लियर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से कुछ डाटा लिख के रखा है, ठीक है। ये डाटा मैथमेटिकल है, तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये समझाने के लिए, और एक प्रॉपर डाटा हो जाएगा तो हमें समझना इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए मैंने इसको पहले से नोट कर दिया है। टॉपिक बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फिजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का भी काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए थे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व की इंपॉर्टेंस से हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एग्जांपल दे, तो जैसे लाइक यूरेनियम का मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कुछ हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट्स होते हैं टू मोर और लाइटर न्यूक्लियाई में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और इस दौरान वो अपनी में से एनर्जी का एमिशन करते हैं, ठीक है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होती है, वो स्टेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, यूरेनियम आइसोटोप मैंने 92 to 35 यूज किया है। इस पर एक न्यूट्रॉन, ये रिएक्शन आपको याद भी रखनी है, बहुत बार लिखी जाती है ये, यहाँ तक कि आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं वहां भी यूज की जाती है इक्वेशन, तो याद हो जाएगी जब आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, लिखेंगे तो। 92 to 35 यूरेनियम आइसोटोप पे जब हम एक न्यूट्रॉन को इंसिडेंस कराते हैं, ये एक स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं इसको, तो ये डिस्कशन हम करेंगे। थर्मल न्यूट्रॉन है ये। एक थर्मल न्यूट्रॉन को हमने यूरेनियम 92 to 35 पे जब इंसिडेंट कराया, तो ये जो एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियर था वो स्प्लिट्स होता है टू लाइटर न्यूक्लियर और स्टेबल न्यूक्लियर। तो उस कर्व में हमने देखा था कि जब हम हैवी से स्मॉल की तरफ जा रहे थे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही थी, तो आपको बताया था वो रिलीज करेगा एनर्जी। तो बैरियम और क्रिप्टॉन, यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं इनका एटॉमिक नंबर, साथ में ही 3n01, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। और ये जो क्यू है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी रिलीज, अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यहाँ साथ साथ आप ग्राफ भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ में क्या क्या है, किस किस के बीच में एक मास नंबर और परसेंटेज ऑफ फील्ड। ये रिएक्शन बार बार कराई, तो ऐसा नहीं कि हर बार बैरियम और क्रिप्टॉन ही बने, इनके नियरली कुछ और न्यूक्लियाई बन रहे थे, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके होते हैं। एक मास नंबर 92 पे पीक दिखा रखा है मैंने, एक मास नंबर 141 पे पीक दिखा रखा है। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूं 100 टाइम्स हम ये रिएक्शन कराते हैं तो अबाउ 90 टाइम्स क्या बनेंगे आपके, बैरियम और क्रिप्टॉन। यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ यील्ड है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, और ये मास नंबर। तो हम इस रिएक्शन को पूरा इसी तरह से करते हैं, और आप बैलेंस करके देख सकते हैं 92, 141, यहाँ से ये 3, 1, 1, 1 करके जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 235 + 1 236 ही आएगा। नीचे भी बैलेंस होगी 56, 36, 92।
तो यहाँ अब हमें देखना है कि ये एनर्जी का सोर्स कैसे है और कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, उसकी डिस्कशन के लिए ये मैं थोड़ा मैथमेटिकल डाटा पे लेके चलता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इनिशियल मासेस लिखा हुआ है एक साइड फाइनल मासेस लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मासेस होगा उधर। अब बच्चों यूरेनियम 235 के लिए यहाँ एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मास लिखा गया है 235.0439। इतना डाटा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा भी नहीं, इस तरह का डाटा मोस्टली गिवन मिलता है क्वेश्चंस के अंदर। और जी न्यूट्रॉन के लिए मास 1.0087, ये तो हमने बाइंडिंग एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं तो वहां पर याद भी हो गया है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास। तो इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो हमारा ये मास आया 236.0526 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही है। बना क्या है इससे, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन का मास, क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, बेरियम का ये, इन सबको ऐड किया तो ये आया हमारे पास। अब आप मास डिफेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, मास डिफेक्ट को आप कैसे सोल्व करेंगे, ये एनर्जी रिलीज क्यों है, क्योंकि ये जो मास है इनका जो इंडिविजुअल मास था इसके बाद जो ये मास आया है ये स्लाइटली डिफर मिलेगा, थोड़ा लेस मिलेगा। तो यहां जैसा कि आप देख रहे हैं 236 और यहां कितना आ रहा है 235, तो वो जो मास डिफेक्ट है वो किसकी फॉर्म में रिलीज हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां आप ये डिफरेंस निकाल सकते हैं 236, ओके जी, 0.0526 माइनस कर देता हूं मैं इस मास को, तो 235 और माइनस में 8, ये 373, ये डिफरेंस जब आप चेक करेंगे यहां से तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, बाकी आगे 0 0। तो देखिए इतना एटॉमिक मास यूनिट 0.2153 AMU, ये मास डिफेक्ट आया, ओके जी। तो ये कितना एनर्जी लिबरेट करेगा, यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, आप मास से एनर्जी में, एनर्जी से मास में चेंज कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा पढ़ लिया है हमने आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करके। तो यहाँ पर आप एनर्जी रिलीज चेक करेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करके। तो कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मास है, एनर्जी हम जूल में, आप डायरेक्ट इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इसी को वेरीफाई कर रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद करो 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते थे, अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां हमने ये कर लिया था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब समझ पा रहे हैं आप। क्या आया हमारा मास डिफेक्ट, ये 0.2153, ये मास डिफेक्ट आ गया एटॉमिक मास यूनिट में, एनर्जी में कन्वर्ट करना इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 931 से, ये एनर्जी में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। और ये एनर्जी किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये सोल्व करने के बाद इतनी ही वैल्यू आती है, नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब यूरेनियम का 92-235 आइसोटोप से एक एटम में ये प्रोसेस होगी, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी 1 ग्राम है, 10 ग्राम है या 1 किलोग्राम यूरेनियम है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा एक एटम से। इतनी 1 किलोग्राम में चेक कर लो कितने एटम्स हैं, ठीक है, और फिर वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एनर्जी कितनी रिलीज करेगा। चलिए हम एक बार थोड़ा चेक भी करते हैं। तो ये सब आप को समझाने के लिए बताया। डेफिनेशन न्यूक्लियर फिजन की क्या हो जाएगी, यही कि एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियस एंड रिलीज सम एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, यूज इन एटॉमिक बम, और अपने पर्पस के लिए भी यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है। तो वो हमारा अब आगे आगे बढ़ता चलेगा ये टॉपिक, तो हम और डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो बच्चों अभी न्यूक्लियाई के अंदर ना आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, इसकी ही डिस्कशन चलेगी। और बाकी मैं आपको जैसा बता चुका हूं पहले भी कि इस यूनिट से, इस चैप्टर से ये जो सिलेबस रिवाइज किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये फिजन और फ्यूजन को ठीक से करने के बाद, ठीक है। तो इतना आप समझ लेंगे इसको ठीक से।
और देखिए मैं यहाँ पर बच्चों चेक करना चाह रहा हूं कि किस तरह से एनर्जी सोर्स का काम कर रहा है और कैसे ये कितनी एनर्जी निकाल सकता है। तो चलिए थोड़ी डाटा पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 किलोग्राम यूरेनियम 92-235, ठीक है। एक यूरेनियम 92-238 भी होता है, ये बहुत कम यूज में आता है। इसमें लगभग 99% के आसपास यूरेनियम है और बहुत कम इम्प्योरिटी है। जबकि 235 जब आइसोटोप यूज करते हैं तो उसमें बहुत कम यूरेनियम, नियरली 0.7%। बाकी सब इम्प्योरिटी, 1% भी यूरेनियम नहीं है। तो सर फिर वो अच्छा है, वो क्यों नहीं यूज करते हैं? देखिए उसके लिए ना आपको बहुत हाईली प्रिकॉशंस यूज करनी पड़ती है, काफी डेंजरस होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, फिर कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं इसके अंदर। तो ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा यूजेबल यही है यूरेनियम 235। इस पे इजिली कंट्रोल होता है, इससे इजिली आप फिजन करा सकते हैं। तो ये हमें सब पढ़ना है न्यूक्लियर फिजन के अंदर। तो मैं अभी बच्चों आपसे बात कर रहा हूं कि 1 किलोग्राम ये मैं ले रहा हूं यूरेनियम आइसोटोप 92-235। चलिए चेक कर सकते हैं आप इसमें कि कितने जो है यहाँ पर कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकता है। ये तो कैसे देखेंगे, देखिए पहले तो मैं सबसे पहले 1 किलोग्राम में चेक कर लेता हूं। स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं इसको साइलेंट करना, एरोप्लेन मोड पे लगाना भूल गया था, तो बीच में कुछ मैसेजेस आ रहे थे। आज की वीडियो में आपको ये जो बीच में वाइब्रेशन सुनाई देगा वो इस वजह से था, अब आगे नहीं होगा, ठीक है। इसका इलाज मैंने कर दिया है। हाँ तो देखिएगा यहां पर थे कि मैं यहां से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 92-235 कितने अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर सकता है, इसे चेक कर रहे हैं हम। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, ये जो 235 उसका मास, एटॉमिक मास जिसको हम बोलते हैं, ग्राम के अंदर और 1 मोल के लिए होता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई 235 ग्राम के अंदर इन यूरेनियम 92-235 में कितने नंबर ऑफ एटम्स बोले जाएंगे, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बोले जाएंगे 6.022 या 6.02 इतना कर लेते हैं 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर, मोल आपको पता है ठीक से, ओके जी। 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 6.023 या 2 कर लीजिए इतना ही, इंटू 10⁻23। अब कितने ग्राम में देखने हैं आपको, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम में देखना है आपको। तो ये हो जाएगा यहाँ, सॉरी डिवाइड भी करेंगे ना 235 से, तो 1000 ग्राम में कितना, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 235 इंटू में 1000। ठीक है बच्चों, यहां से हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, किसके, यूरेनियम के 92-235 के। ये एटम सोल्व करने के बाद लगभग आएंगे ये 2.56 या पूरा आप सोल्व करेंगे तो इंटू 10⁻24 ऑर्डर के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स 1 किलोग्राम यूरेनियम के अंदर। अब हमें पता है कि एक जो एटम था यूरेनियम 92-235 का, जिसपे कि एक न्यूट्रॉन डाला स्लो स्पीड का, तो उसने लगभग एनर्जी निकाली थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इतने एटम कितनी एनर्जी निकालेंगे, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा सर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही होगा ना भाई। अरे 1 किलोग्राम में इतने एटम्स आ गए, इतने 1 किलोग्राम में एक एटम इतनी एनर्जी देता है, तो इतने एटम कितने देंगे, तो टोटल एनर्जी यहां पर आप 1 किलोग्राम की इन 1 किलोग्राम यूरेनियम जब आप चेक करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻24 और मल्टीप्लाई में 200। जूल में अगर चेक करना चाहें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा जूल में। और जी इसको सोल्व करेंगे ना तो इसका ऑर्डर लगभग 10⁻14 जूल का रहेगा बच्चों। एक लार्ज अमाउंट में, एक ह्यूज अमाउंट के अंदर एनर्जी है ये, ठीक है। कितनी, 10⁻14 जूल। और पता है इतनी एनर्जी कब निकल सकती है, जब आप 3 टन कोल को आप बर्न करेंगे
तो 3 टन कोयले को आप बर्न करेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी, किसके बराबर, जितनी की 1 किलोग्राम यूरेनियम, और वो भी उसका कौन सा आइसोटोप, 235, जिसमें कि 1% भी यूरेनियम नहीं है, मोस्टली क्या है उसमें इम्प्योरिटी है, तो वो इतनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि यूरेनियम जो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। तो अभी हम पहले उसके फायदे की बात कर रहे हैं, अभी हम उसको बात चेक कर रहे हैं कि एनर्जी का सोर्स है या नहीं है, वो सब डिस्कशन हमारी अभी बाद में होगी। तो क्लियर है बच्चों यहां तक आपको? तो जो यूरेनियम है एक अच्छा सोर्स, थोड़ी अमाउंट में लार्ज एनर्जी देने वाला सोर्स है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो इतना हमने इसमें बात किया है न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो ठीक है, अब आगे इसमें और स्टडी करते हैं। फिजन से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक रहेगा आगे का, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, किस तरह से एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंटिन्यू आगे चलती है, ठीक है, कहाँ इसका यूज होता है, किस पर्पस के लिए इसका यूज होता है, तो देखिएगा वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में अभी हम बात करेंगे एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की। ठीक है, मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो भाई इससे हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालना है अनकंट्रोल अमाउंट में, और होने दो दूसरे को नुकसान। ठीक है, हीट की फॉर्म में, और यहां से कुछ हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, तो अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक अनकंट्रोल अमाउंट के अंदर बात की जा रही है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है जी, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो किस तरह से, एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं भाई बच्चों। ये मेरे पास ना यूरेनियम था, आइसोटोप 235, इस पे हमने एक न्यूट्रॉन डाला। ठीक है जी, न्यूट्रॉन डाला N01। अब न्यूट्रॉन डालने से रिएक्शन क्या होगी कि बेरियम और क्रिप्टॉन, मोस्ट प्रोबेबल चांस जिनके हैं वही बनेंगे। तो यहां पर ये बेरियम हो गया और क्रिप्टॉन हो गया, इनको फ्यूजन प्रोडक्ट बोलते हैं। साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन, ये ऐसे 3 न्यूट्रॉन निकले, N01, N01 और N01। क्या होता है कि एक एटम को तो स्टडी करते नहीं, एक अमाउंट लेते हैं यूरेनियम का, मान लीजिए 10 ग्राम ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया, उसमें तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो कौन काउंट करने बैठेगा, 3 इसके 3 इसके। ठीक है, तो उसमें से कुछ न्यूट्रॉन, 100% अगर न्यूट्रॉन का एमिशन हुआ तो उसमें से लगभग 10 to 20% का लॉस भी हो जाता है, लीकेज हो जाते हैं, सिस्टम से आउट हो जाते हैं, तो उसको हम लॉस्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो मान लीजिए इसको कैसे देखें कि 3 न्यूट्रॉन आए तो इसमें से एक का लॉस्ट हो गया, सिस्टम से बाहर हो गया, या लीकेज हो गया, या आगे फ्यूजन नहीं कर पाया, कैसे भी करके इसको LN लिख लेता हूं, लॉस्ट न्यूट्रॉन शॉर्ट में। तो ये तो भाई अब आगे इसका तो काम खत्म ही हो गया। अब बाकी के जो 2 बच रहे हैं, ये फिर से क्या करेंगे, इनको तो और यूरेनियम मिलेंगे, जब एक से ही प्रोसेस होगी, बहुत सारा यूरेनियम है, ये यूरेनियम फिर मिला, इसको भी मिला यूरेनियम, तो ये क्या कराएंगे, फिर से जो है वही प्रोसेस होगी, बेरियम में जाएगा, क्रिप्टॉन में जाएगा, यहां से जाएगा, ये भी जाएगा, और फिर से क्या होंगे, इनसे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे सर, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ऐसे ही कितने ही यूरेनियम से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और कितने ही न्यूट्रॉन निकलेंगे जो फर्दर आगे फिजन कराते रहेंगे, और हर बार के एक एटम के फिजन से नियरली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती रहेगी। 1 किलोग्राम आपने ले रखा है तो लगभग 10⁻14 जूल एनर्जी को वो एमिट कर देगा। अब आगे भी अगर आप इसको दिखाएं तो ये न्यूट्रॉन, ये लॉस्ट न्यूट्रॉन दिखा दिया, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, लॉस्ट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब फिर से जाके ये आप ऐसे कितना ही बढ़ा सकते हैं इसको, यूरेनियम हो गया, ठीक है सर, बेरियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, और फिर से ऐसे 3 न्यूट्रॉन, N लॉस्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, ये भी करेगा, ये लॉस्ट हो गया, चलो यहां पर फिर ये करेगा रिएक्शन, यूरेनियम, यहां पर ये करेगा यूरेनियम, यहां पर ये करेगा यूरेनियम, और इनके फ्यूजन प्रोडक्ट
ये हो गए हैं, इसके हो गए हैं, इसके भी हो गए हैं, फिर यहां से 3 न्यूट्रॉन, यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन, और यहां से फिर ऐसे 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रोसेस है एक अनकंट्रोल अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगी, इसलिए भी इसको अनकंट्रोल चेन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, और ये चीज यूज होती है किसके अंदर? इन एटॉमिक बम। आजकल वर्ल्ड में सभी कंट्रियां लगी हुई हैं कि जितने जितने हमारे पास एटॉमिक बम होंगे उतनी ही हमारी डिफेंस जो है वो और मजबूत होगी, और उतना ही हम जो है एक अटैकिंग पॉइंट के ऊपर होंगे। तो सब इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये एक बहुत लार्ज अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट से लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करने वाला सोर्स है। ठीक है जी, इसका डिसएडवांटेज ये भी होता है, इसमें कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी एमिट करती है, लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गई, और वो जो है काफी डैमेज करती है, काफी हार्मफुल इफेक्ट छोड़ती है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। हिस्ट्री में बात करें तो आप उसकी को उठा के देखते हैं तो हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के जो 2 प्लेस थे, वहां पर जो फर्स्ट परमाणु अटैक हुआ था, ठीक है, काफी वहां पर नुकसान हुआ, और इतना तक भी हुआ कि आने वाली जनरेशन पे भी इफेक्ट देखने को मिला उसके ऊपर, उन रेडिएशंस की वजह से। ठीक है, तो डिसेबल पर्सन वहां पर जो है जन्म लेने लगे, तो आने वाली जनरेशन पे भी ये लास्ट तक इफेक्ट छोड़ता है, काफी टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है। और इसको अपने फायदे के लिए जब यूज किया जाता है ना, तो बहुत हाईली प्रिकॉशंस होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर हम इस एनर्जी को अपने लिए यूज करें तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर वहां बहुत सावधानियां बरतनी होती है। ठीक है, वहां पर जहां पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है उसके काफी दूरी के एरिया के अंदर कोई रेजिडेंस नहीं होता है। ठीक है, फुल वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज का फुल चेकअप रहता है, पूरा उनके पास कॉस्ट्यूम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंटर करने का, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, इस पे कोई भी आप एक अपने नेट से यूट्यूब के ऊपर कोई भी आप एक वीडियो चेक करना, डालना न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग, तो वो समझाएगा पूरा, आपको वहां से पता चलेगा कि किस किस तरह से किस किस स्टेप के ऊपर वर्किंग होती, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, तो वो सभी आपको ठीक है पता चल जाएगी वहां से इंफॉर्मेशन। तो देखिए जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की। इस तरह से आपके पास एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन आ जाती है और यूज किया जाता है इसको एटॉमिक बम में। लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकालनी है, दूसरों को नुकसान करना है, तो होने दो ये प्रोसेस। लेकिन इसमें भी अपने आप होने वाली इस प्रोसेस में भी कुछ डिफिकल्टीज आती है, उन डिफिकल्टीज की बात करेंगे अब। फिर इस पे कंट्रोल कैसे किया गया, वो कंट्रोल चेन रिएक्शन बनी, उसकी बात करेंगे, तब हमारा एक टॉपिक ये बेसिक न्यूक्लियर फिजन का पूरा होता है। ठीक है, तो आगे देखिए अब इसमें क्या आएगा। अच्छा, मैं इसमें अब आगे एक टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, थर्मल न्यूट्रॉन एंड मॉड्यूलेटर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियर फिजन का, और फिजन में हमें अभी एक रेडियो एक्टिव जो है आइसोटोप यूरेनियम का 235 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक चीज तो दिमाग में फिट कर लो कि यूरेनियम जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए और बहुत एक नॉर्मल सी चीज है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, काफी हार्मफुल इफेक्ट हैं इसके और बहुत हार्डली अवेलेबल है, और सभी कंट्रियां लगी हुई इनके पास कोई इस तरह का सोर्स आए कि जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को एमिट कर सके, क्योंकि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी का सोर्स मिले। ठीक है जी, अब बात की जा रही है यहाँ पर देखिए, एक टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है जो थर्मल न्यूट्रॉन एंड मॉड्यूलेटर। थर्मल न्यूट्रॉन एक स्लो स्पीड न्यूट्रॉन होता है बच्चों, स्लो स्पीड न्यूट्रॉन, कम एनर्जी का एक न्यूट्रॉन होता है। अप्रोक्सीमेटली 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी होती है। क्यों जरूरत पड़ी, देखिए इसकी बात कर लेते हैं अब हम। जो मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं यूरेनियम का 235 का, ठीक है, जैसे ही यहां से मान लीजिए आपने एक बार इसको स्लो न्यूट्रॉन दे दिया,
तो यहां से जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तीनों, और यहां से जो आप दिखा रहे हैं बेरियम और क्रिप्टॉन। अब ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है जाके अगर यूरेनियम से फिर टकराएंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि ये फ्यूजन करा दे। ये विदाउट फ्यूजन इसको पेनिट्रेट कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ये इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा इतने हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन को। तो फिर सर फ्यूजन कैसे होगा, फ्यूजन तो रुक जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ा, इसको स्लो कराना पड़ा। जो फास्ट न्यूट्रॉन है इसको स्लो कराना पड़ा। अब जो फास्ट न्यूट्रॉन है उसको स्लो कैसे कराएं, तो स्लो कराने के लिए हम यूज करते हैं एक मॉड्यूलेटर, ठीक है, जो उसकी स्पीड को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती है नियरली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चाहिए कितना यूरेनियम को, यूरेनियम 235 को इतना चाहिए 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि इस फास्ट न्यूट्रॉन को, अब आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड है उसकी स्पीड को कम करके, तो यहां पर मॉड्यूलेटर यूज किया जाता है। और मॉड्यूलेटर में आप यहां एग्जांपल दे सकते हैं वाटर, हैवी वाटर का D2O, ठीक है जी। तो यहां पर हम एक मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं उसकी स्पीड को स्लो कराने के लिए। तो यहां पर जैसे ही आप मॉड्यूलेटर यूज करेंगे, ठीक है, तो जो इस पे फास्ट न्यूट्रॉन आ रहा था, फास्ट न्यूट्रॉन जिसकी जो स्पीड थी अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने क्या किया, इसकी स्पीड को स्लो कर दिया। हैवी न्यूक्लियस मिलेगा उससे टकराएगा, स्पीड को कम करेगा, ठीक है। तो यहां से अब इसकी स्पीड हम कहेंगे स्लो न्यूट्रॉन हमें मिल जाएगा, जिसकी की एनर्जी होगी अप्रोक्सीमेटली 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो रिक्वायर्ड थी किसके लिए, यूरेनियम 235 के लिए। अब जब ये जाके यूरेनियम 235 पे गिरेगा तो मैक्सिमम चांस हो जाएंगे कि फ्यूजन होगा, ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर से क्या निकालेगा, 3 न्यूट्रॉन। तो 235 के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो पहले जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम। तो यहां पर हम दोनों पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल न्यूट्रॉन एक स्लो स्पीड न्यूट्रॉन जिसकी की कम एनर्जी 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, यूरेनियम 235 के लिए। और ऐसा कराने के लिए हम यूज करते हैं एक मॉड्यूलेटर का। तो मॉड्यूलेटर क्या होता है, जो कि फास्ट न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या कर दे, स्लो करते हैं। एग्जांपल आप एक हैवी वाटर का भी दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये 235 के लिए हो गया डिस्कशन। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन अभी भी बना हुआ कि सर 235 में 1% भी यूरेनियम नहीं है, तो ओनली मोस्टली इम्प्योरिटी है, तो हम क्यों ना एक अच्छा यूरेनियम यूज करें जहां से हमें और भी ज्यादा एनर्जी मिले। तो देखिए उसमें भी कुछ डिफिकल्टीज थी, वो क्या क्या थी देखिएगा। तो देखिए अब इसके बाद दिखाया मैंने यहाँ पर डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, जो अपने आप कंटिन्यू चेन रिएक्शन चले उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि ये यूरेनियम के मोस्ट पॉपुलर जो आइसोटोप 92, 234, 235, 238, इनमें कितना अमाउंट में परसेंटेज में यूरेनियम है, यहाँ लिखा हुआ है 0.0058 234 के अंदर, इसमें है कि 0.7, इसमें 99.28 238। तो हमारा लिए काम का 238 है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तो कुछ काम का है नहीं, फिर बचा क्या हमारे पास ऑप्शन 235 का। तो मैं यहाँ पर अब इन्हीं की डिस्कशन करूंगा। तो अपने आप होने वाली चेन रिएक्शन में क्या क्या, चेन रिएक्शन को एक बार मैं थोड़ा फिर से बता देता हूं कि होता क्या है। यूरेनियम पर जब एक न्यूट्रॉन डालते हैं तो बेरियम क्रिप्टॉन, ठीक है, याद हो जाएगा अब आपको बार बार जब ये रिएक्शन आप देखेंगे तो। 3 न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है ये। अब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अगर आपने सीधा यूरेनियम 235 पे डाल दिया तो होगा क्या, वो पेनिट्रेट कर जाएगा, वो फ्यूजन नहीं कराएगा। तो सर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो आपने एटॉमिक बम के लिए एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन बनाई थी, उसमें फिर बीच में जाके कहां कौन मॉडरेटर लगाता होगा। ठीक है बच्चों, देखो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, कुछ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आ गए हैं जो आइसोटोप में, जरूरी नहीं है यूरेनियम ही, अब यहाँ पर कुछ और रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्टियम का यूज करने लग गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूरेनियम के और आइसोटोप्स डेवलप किए जा सकते हैं।
ठीक है, उनमें फिर मॉडरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो वो कंटिन्यू अमाउंट में एनर्जी को निकालते रहेंगे। वो तो मैंने एक चेन रिएक्शन जस्ट आपको समझाई है कि इस प्रिंसिपल पे एक एटॉमिक बम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो जनरली यही रेडियो एक्टिव सोर्स की कैटेगरी यूज की जाती है। तो आप यहाँ पर इन प्रोसेस से एक न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा डेवलप करते हैं जो आइसोटोप भी बनाता है, दूसरा एक आइसोटोप बना देगा, और वो भी यूज किया जा सकता है। यूरेनियम के अलावा एक दूसरा आइसोटोप बना देगा, दूसरा कोई भी एक एटम बना देगा जो कि वो अपने में से एनर्जी को भी एमिट करेगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि यहां से फास्ट न्यूट्रॉन आए, अगर आपको 235 के साथ फ्यूजन कराना है तो इसकी स्पीड को क्या कराना पड़ेगा, स्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, वो स्लो करा के फिर आगे कंटिन्यू रिएक्शन हो जाएगी। अब देखियो, ये यूज कर रहे हैं 235, तो एक अपने आप जो चेन रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है उसमें मैंने आपको बताया कि 100% अगर न्यूट्रॉन्स का एमिशन हुआ था तो उसमें 10 to 20 के अप्रोक्सीमेटली लीकेज कर जाते हैं, सिस्टम से आउट हो जाते हैं, जो फर्दर फ्यूजन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया न्यूट्रॉन लीकेज का थ्योरी, हम लिख लेंगे। न्यूट्रॉन लीकेज में कुछ जो न्यूट्रॉन्स जो आगे और पार्ट नहीं कर ले पाते हैं फ्यूजन में, वो जो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन लीकेज। एक प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है, ये डिफिकल्टी होगी। दूसरी डिफिकल्टी न्यूट्रॉन एनर्जी की, ये अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है इनको पहले क्या करना पड़ेगा, स्लो, तभी ये 235 के साथ क्या करा पाएंगे, अपना फ्यूजन। यूरेनियम 235 के साथ फ्यूजन कराएंगे और फिर उसके बाद क्या निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन। तो दूसरा पॉइंट आया जी, इनकी एनर्जी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कहां तक लानी पड़ेगी इनकी एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी एक डिफिकल्टी है। न्यूट्रॉन कैप्चर, अगर आपने ये वाला यूज कर लिया ना 238 और उसको कम एनर्जी का दे दिया, तो ये उसको क्या कर सकता है, कैप्चर, और कैप्चर कर लिया तो वो आगे चलेगा नहीं। तो अगर आप 238 आइसोटोप यूज कर लेते हैं तो इसको फास्ट चाहिए, देखिए इसको स्लो न्यूट्रॉन, इसको फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। अब यहां जो ये न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इनकी भी स्पीड इतनी सफिशिएंट नहीं रहेगी, आगे तक इतनी नहीं रहेगी कि वो इसमें फ्यूजन फिर करा पाए। तो ये कम एनर्जी वाले को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ज्यादा एनर्जी वाले को क्या करा देगा, अपने में से पास करा देगा विदाउट फ्यूजन। तो दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए इजी ये पड़ता है कि फास्ट वाले की जो स्पीड जो ज्यादा है जिसकी, उसकी एनर्जी को कम करना, ना कि इसको बाहर से और एनर्जी देना। ठीक है, तो ये कुछ डिफिकल्टीज आती हैं जो हम फ्यूजन में चेन रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर, जो अपने आप कंटिन्यू चेन रिएक्शन चल रही है। आगे देखिए, इसमें अब अगला टॉपिक हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन से ही रिलेटेड आता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। रिप्रोडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, तो इसको के से रिप्रेजेंट किया है, एंड के इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स on to the rate of loss of neutrons। इस रेशियो को बोला जाता है यहाँ पर, जो एक चेन रिएक्शन में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। बात करूं यहाँ पर एक पॉइंट, K इज ग्रेटर देन 1 की, तो K ग्रेटर देन 1 का मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा होना, लॉस कम होना। लॉस लीकेज की वजह से, एब्जॉर्ब की वजह से, कैप्चरिंग की वजह से जो लॉस हो रहे हैं न्यूट्रॉन, तो लॉस कम हो रहे हैं, प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं। प्रोड्यूस होने का मतलब यहाँ पर यही है कि यूरेनियम पे जब आपने एक न्यूट्रॉन डाला था तो इसमें 3 न्यूट्रॉन हमें और प्रोड्यूस होके मिले, और उन 3 में से मान लीजिए एक न्यूट्रॉन का लॉस हो जाता है, फिर भी 2 तो बचे हैं, तो लॉस 1 का हुआ, प्रोड्यूस 2 हुए, तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसी रिएक्शन आपकी कहलाएगी कैसी, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। यही होगा, अनकंट्रोल अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते रहेंगे, ये फर्दर फ्यूजन कराएंगे। इस तरह का जो साइज होगा ना एक सिस्टम का जिसमें कि ये हो रहा होगा, उस साइज को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल साइज। सुपर क्रिटिकल साइज एक लार्ज एक्सप्लोजन के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं बात करूं यहां पर फिर से एटॉमिक बॉम्ब की,
तो वहां पर ये इस तरह का साइज बनाया जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि उसमें ये प्रोसेस हो। ओके जी। सेकंड पॉइंट में यहां पर बात करता हूं बच्चों, k इज लेस देन 1 अगर आ जाए। लेस देन 1 होने का मतलब है कि कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि जहां पर प्रोड्यूस कम हो रहे हैं, उससे ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, लॉस चले जाते हैं। तो k की वैल्यू लेस देन 1, और अगर ऐसा होगा तो सिस्टम ये रिएक्शन ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, लास्ट में क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, एट लास्ट एंड द रिएक्शन। उस साइज को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल साइज, जहां पर कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और आगे फ्यूजन नहीं होगा। और एक थर्ड पॉइंट की बात समझिएगा, यहां पर तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा, वो थोड़ा सा समझिएगा और ठीक से, कि इफ k इज इक्वल्स टू 1, k1 आने का मतलब है कि जितने जो प्रोड्यूस हुए उतने ही लॉस हो गए, तो भी सर रिएक्शन खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा, वहां पर होगी कंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन, और ऐसे साइज को बोलते हैं हम क्रिटिकल साइज, क्रिटिकल साइज। बच्चों समझना इसको, ये हो रहा था कि यूरेनियम था, इस पे एक न्यूट्रॉन डाला, ठीक है, बेरियम क्रिप्टॉन, इसके फ्यूजन प्रोडक्ट आए, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, N01 N01 N01। कुछ ऐसा मेरे पास अरेंजमेंट आ जाए, या मेरे पास कुछ ऐसी डिवाइस हो कि वो इन तीन में से दो न्यूट्रॉन को अप्रोक्सीमेटली खत्म कर दे। मतलब कि 100% न्यूट्रॉन निकल रहे हैं एक अमाउंट के अंदर यूरेनियम में से, तो उसमें से लगभग 80 to 90% को एब्जॉर्ब कर ले, खत्म कर ले, जो आगे फ्यूजन में पार्ट ही ना ले पाए। तो बचेगा कितना सर, 1। इसको स्लो कराएंगे मॉडरेटर में से पास करा के, स्लो हो गया। अब इसको फिर से एक को डालेंगे किस पे, यूरेनियम पे, फिर क्या होगा, बेरियम क्रिप्टॉन, फिर से क्या निकलेंगे, 3 फास्ट न्यूट्रॉन, N01 N01 N01। इन 3 में से फिर से क्या किया जाएगा, 2 को एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसको मॉड्यूलेटर में से पास करा के क्या किया जाएगा, स्लो किया जाएगा, और फिर जाके ये किस में आएगा, यूरेनियम में, फिर से बेरियम और क्रिप्टॉन, और क्या बचेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन में से 2 को एब्जॉर्ब, और बचेगा कितना, 1। अब आप देख रहे हो इस पे कंट्रोल है, तो इसको बोला जा रहा है कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो हर बार, और ऐसा करता कौन है, बोरॉन और कैडमियम रोड्स की कैपेबिलिटी होती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि अगर आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग को देखेंगे ना, तो वहां पर बोला जाता है कि कैडमियम और बोरॉन की रोड्स उस सिस्टम के अंदर ऐसे डिप की जाती है, और एक टाइम लिमिट होती है कि जब तक वो 80 to 90% न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद बाहर निकाला जाएगा, फिर से एक न्यूट्रॉन जाके। तो अब ये सब हमारे कंट्रोल में चल रहा है, इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं, और इस साइज को बच्चों क्रिटिकल साइज बोलते हैं। तो सर इसमें K1 कैसे है, K1 होने का मतलब है कि प्रोड्यूस न्यूट्रॉन और लॉस न्यूट्रॉन बराबर, तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं। देखिए भाई, अब ध्यान से सुनना, यहां पर कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, आप कहोगे सर 3, जब ये रिएक्शन हुई 1 2 3, नहीं, मैं कहता हूं 2, मैं बोल रहा हूं 2। सर कैसे 2, भैया ये कहां गया, ये जो हमने दिया भी तो था एक, समझे मेरी बात को, तो एक तो हमने दिया था वही मिल गया मान लो, और 2 जो इसमें प्रोड्यूस हुए, अगर उन प्रोड्यूस वालों को क्या करते हैं, लॉस, तो हमारा ही दिया हुआ वाला बचेगा जो आगे चलता जाएगा। तो जितने प्रोड्यूस उतने ही लॉस, K इज इक्वल्स टू 1, कंट्रोल चेन रिएक्शन, साइज कैसा, क्रिटिकल, ये पॉइंट था। तो ये हमारा इसमें हो जाता है एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो मैंने यहाँ पर आपसे जो इस लेक्चर में बात की है, टॉपिक जो समझाया है, वो पूरा हमारा न्यूक्लियर फिजन का ही रहा है। तो एक बार अगर हम रिवाइज करें तो न्यूक्लियर फिजन क्या था, उसमें कैसे एनर्जी, हमने एग्जांपल पढ़ा कि 1 किलोग्राम से कितनी एनर्जी आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी मिल सकती है, फिर इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, इसके आइसोटोप में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, 235 में, 238 के अंदर,
ये पूरा कुल मिला के हमने जो पढ़ा है न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो बच्चों अभी आप एक टॉपिक पढ़ो ये पूरा न्यूक्लियर फिजन का, और इसमें 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई हैं अब आपके, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन और एक दूसरा क्या हो गई है, कंट्रोल चेन रिएक्शन। इसको अपने फायदे के लिए जब एनर्जी को यूटिलाइज करना है तो ये प्रोसेस यूज होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, जिसको कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोल रहे हैं, वहां पर ऐसा होता है। और दूसरों को अगर हार्मफुल इफेक्ट देना है तो फिर वहां पर अनकंट्रोल चलने दो, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज, लेकिन एक लिमिट तो होगी सर कि वो फिर रुक जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें फिर न्यूट्रॉन जो है ना वो सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, लीकेज हो रहे हैं, कम बसते जा रहे हैं, तो एट लास्ट पे वो रिएक्शन क्या हो जाती है, एंड कुछ टाइम के बाद। तो यहां तक कीजिए। अभी हम इस पे एक लेक्चर और रखेंगे जिसमें कि फ्यूजन की बात करेंगे, फिर डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद हमारा ये न्यूक्लियर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना तैयार करो इसको।